स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जिससे तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे। देखो हीरो, ध्यान दो ध्यान दो। जैसे तुमने देखा था यहाँ पे सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री, ये बताओ सुपर 1 डिग्री कौन सा डिग्री था? सुपर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यानी कि ऐसा कार्बन जो अकेला प्रेजेंट हो ना, पढ़े थे हम लोग। सुपर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे ज़्यादा स्टेबल होता था हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे ज़्यादा स्टेबल होता था हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे ज़्यादा स्टेबल होता था 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और उससे ज़्यादा स्टेबल होता था, बोलो, एलाइल 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन कि 2 डिग्री? पहले 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन आता है, उसके बाद आता है 2 डिग्री एलाइलिक, उसके बाद आता है 3 डिग्री एलाइलिक, उसके बाद बोलो जरा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बोला था। बेंजाइलिक को ऐसे बता रहे हैं, पीएच लिख देता हूँ, है ना। बंजा भाई फ्री रेडिकल, ये वाला 1 डिग्री है, उसके बाद ये पीएच डबल फिनाइल सी बनेगा, ये वाला फ्री रेडिकल बना। ये बताओ यहाँ पे CH2 होगा ना, और तीसरा लास्ट CH3। ये वाला मैंने बताया था कि तुम्हें ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए ना। इसमें भी मैंने तुमसे ये कहा था कि जो इनकी स्टेबिलिटी होती है, ये वाली इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से ना। इनकी स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करते हैं। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनकी हमने कहा था इनकी रेजोनेंस से और प्लस अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दोनों से डिसाइड होती है। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? रेजोनेंस को। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि रेजोनेंस से निकालें। जब नहीं निकल रहा, कॉमन आ रहा है, तब हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ लोग हंस रहे हैं, तुम्हें लोग को देख के। उसके बाद इसकी जो स्टेबिलिटी हम लोग डिसाइड करते थे किससे? रेजोनेंस। मैं मानता हूं कि तुम्हें रेजोनेंस नहीं आता है, मैं ये भी मानता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का टर्म तुमने सुना है, सिर्फ आता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा आता है, जितना मैंने कल बताया था वही काफ़ी है। क्लियर है? तो ये वाला पैटर्न जरूर याद रखना है, क्योंकि इनसे देखो, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो सिंपल सा तुमसे ऐसे पूछेगा, ओ हीरो, सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो जरा, यहां से किसी का भी उठा के डायरेक्टली पूछ सकता है कि मान लो मेरे पास CH3 ना बेटा, ये फ्री रेडिकल हो। दूसरा ऑप्शन में CH3 ये फ्री रेडिकल हो। तीसरे ऑप्शन में मेरे पास CH3 ये फ्री रेडिकल हो। और चौथा मेरे पास पूछे इसमें से कि मैक्सिमम ऑल आर सेम, ऐसे पूछते, ऑल हैव अ सेम स्टेबिलिटी। तुमसे पूछ रहा है स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है। ऐसे मैंने क्वेश्चन कर दिया, हालांकि क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमने पूछ लिया कि स्टेबिलिटी बताओ सबसे ज़्यादा किसकी है। तो ये तो सिंपल सी मसला है कि सर आपने डिग्री देख ली डायरेक्टली, जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम होगा 1। ये तो मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मतलब हमारा जो स्टेबिलिटी का ये हो जाएगा कि मैक्सिमम ये होगा, हमारा ऑप्शन ये बन जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी में से तुम्हें कहेगा कि ये वाली जो स्टेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन देगा, ये जो इनकी स्टेबिलिटीज की जो ऑर्डर्स दी गई, इज एक्सप्लेन्ड बाई, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है ना? हाँ, तो ऐसे ही ऑप्शन देगा तुमसे। पहला मान लो ऑप्शन देगा
हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा ऑप्शन देगा इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन देगा रेजोनेंस, तीसरा ऑप्शन देगा रेजोनेंस और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनने वाला है? हाइपर कॉन्जुगेशन। पक्का? कि इतनी बात समझ में आ रही? अगर आ रही है तो अच्छी बात है। ये सेकेंड लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं और थर्ड लेवल के क्वेश्चंस तुमसे देगा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन के अल्फा हाइड्रोजन दे करके पूछेगा। मतलब मान लो कि ऐसे तुम्हें दे दे थर्ड लेवल, मतलब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे दिमाग में आए वो क्वेश्चन पूछा गया हो ना, लेकिन हाँ आ तो सकता है ना, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आए, अदरवाइज नहीं आएगा। देखना, जैसे हो सकता है कि तुमसे पूछे कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये लगाया हमने CH3, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन तुम्हें देगा, ध्यान देना, ये रहा फ्री रेडिकल CH2 CH3 और ये रहा CH3, ये सेकेंड है। एंड थर्ड वाला यहाँ दे रहा है CH2 CH3 कर लेते हैं, CH2 C फ्री रेडिकल CH3 और यहाँ पे CH2 CH3, ये तीसरा है। और चौथा फ्री रेडिकल बन जा रहा है मेरा नन। ऐसे ही बना दिया, चौथा ऑप्शन बनाने के लिए हमने ऐसे ही बना दिया डायरेक्ट, ताकि जल्दी हो जाए चीज़ें। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जरा बताना स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, है ना? किसकी होगी? फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी इसलिए सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि हम लोग इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड किससे करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। और अगर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करते हैं सर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को डिसाइड करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन फ्री रेडिकल, इससे जुड़ा जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है। तो ये भी है सर अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इनके पास मैंने बात किया बेटा, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी है? 3 और ये 2, यानी कि कितनी है? 8 अल्फा हाइड्रोजन। जरा बताएंगे आयन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 7 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 और ये 3 7। हाँ, नन में कोई ऑप्शन नहीं है उसमें तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए उनकी। तो जरा बताना स्टेबिलिटी डिसाइड होती है किससे? अल्फा हाइड्रोजन से। तो जरा बताओ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें? फर्स्ट में। इसलिए मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फर्स्ट। उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी? सेकंड की, और सबसे कम होगी थर्ड। ये तुम्हारे पास तीसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसे लिखो तुम ना, तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना, वरना मैं लिखता चला जाऊँगा, बहुत बड़ी तुम्हारी नोट्स हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और तुम ये कॉन्सेप्ट तभी सीख सकते हो जब तुम क्वेश्चन करोगे पर डे। तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो पर डे। अब हम लोग बात किए थे बेटा, अगला फ्री रेडिकल की बात किए थे। फ्री रेडिकल सेकंड हमने कहा था हम लोग पढ़ेंगे कार्ब एनायन। फ्री रेडिकल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कार्ब एनायन। क्या हुआ? नहीं दिख रहा? बिल्कुल ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कार्ब एनायन की। तो कार्ब एनायन क्या है? नहीं आ रहा है? ठीक है, जरा बताना यहाँ आ रहा है कार्ब एनायन? हेलो कार्ब एनायन, सुनो सुनो सुनो, कार्ब एनायन आ रहा है? 2 बार लिख दिया तो 1 बार मिटा दे रहे। खुश है? अब हमने बताया था कि जो कार्ब एनायन या कार्ब कैटायंस बनते हैं, एक्चुअल में सर ये जो बनते हैं ये हेटेरो
लिसिस से ही पॉसिबल है ना। यानी कि हेटेरोलिसिस क्या होता है? पोलर तो सॉल्वेंट होता है, मगर पढ़ाया था मैंने। हेटेरोलिसिस बॉन्ड फिजन एक इस प्रकार का बॉन्ड फिजन था कि जिसमें क्या होते हैं कि पूरे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे के पूरे एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अनसिमेट्रिकली बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। क्लियर? या तो इसे हेटेरोलिसिस भी कहते हैं। तब बनता है क्या हमारा? कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन, वो डिपेंड करता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी? कार्ब एनायन की। तो हम लोग ये कहते हैं कि सच अच्छा नहीं है, बात करता हूं बेटा। सच ऑर्गेनिक आयन which have negative charge on carbon atom with इसमें होगा 8 हो जाएगा बेटा, with octet इलेक्ट्रॉन, which are formed by जरा बताना मुझे ये अगला स्टेप, हेटेरोलिसिस की होमोलिसिस? हेटेरोलिसिस ऑफ बॉन्ड इन आगे बोल, इन कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए? हाँ बोलो। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या ये लाइन पूरी समझ में आ रही? यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके कार्बन पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, और उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? यानी कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 8 हो। तब हम लोग, और ये बने किससे होंगे? हेटेरोलिसिस द्वारा होगा, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कोवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएट हुए होंगे वो हेटेरोलिसिस बॉन्ड फिजन हुआ होगा, और वो पोलर सॉल्वेंट या सोल्यूशन में पॉसिबल। कब वक्त हो गया है तुम लोग? बेटा यहाँ पे पोलर होगा। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा होशियार थे, जैसे हम, पोलर सॉल्वेंट या सोल्यूशन, और स्पेशली यहाँ पे जो पोलर सॉल्वेंट या सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं बेटा, स्पेशल मोस्टली मैक्सिमम केस में तुम्हें यही देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो वाटर तो पोलर है, ये लग रहा है, पक्का लग रहा है। तो ऐसे केस में होता है क्या? देखो जरा कैसे बनते हैं ये, बना रहा हूँ मैं, अच्छा बनाऊंगा, पक्का बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है कार्बन, इससे जुड़ा ये हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन, और यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, एक बॉन्ड बना चुका है चाचा, तो ये बना मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड से, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहरहाल ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड से मतलब जिसमें ऑर्गेनिक प्लस मेटल कंपाउंड जुड़ा हुआ। अब जरा बताना, जो मेटल्स होते हैं हमारे ये पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड्स होते हैं, जो क्या अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव। अब भाई अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ये अपने तरफ से मैग्नीशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। किसके तरफ शिफ्ट करेगा? कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, क्योंकि हम बनाने वाले क्या? कार्ब, कॉमन सेंस करो, कार्ब एनायन बनाने वाले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये वाला शिफ्ट करेगा इसके ऊपर। अब जैसे ही शिफ्टिंग होगी तुरंत यहाँ पे होगा हेटेरोलिसिस। यहाँ पे क्या होने वाला है? हेटेरो, जैसे ही हेटेरोलिसिस होगा, बॉन्ड फिजन होगा बेटा, फटाक से ये क्या बनेगा? यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यही होता है। लेट अगर कोई हो जाता बेटा, कोई लेट हो जाता तो दिक्कत होता है ऐसे ही। और यहाँ पे ये MgCl बन जाए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, ऐसा लगा भूकंप आ गया है। ठीक है,
हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, और ये एक्सर्ट भी करना चाह रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है भाई इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो मेटल है ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर आ गया क्या, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब इसके ऊपर जब माइनस चार्ज आया तो मेरे कार्बन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। और अगर ये आ गया तो इसी को तो मैं क्या बोलता हूँ, कार्ब एनायन। अब इसी कार्ब एनायन के ऊपर चर्चा होनी है थोड़ी सी, बस आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। हमने कुछ नहीं कहा बेटा, हमने सिंपली यही कहा कार्ब एनायन स्टार्ट किया गया ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके कार्बन के पास नेगेटिवली चार्ज हो, और ये चार्ज आए होंगे क्योंकि हेटेरोलिसिस बॉन्ड फिजन हुआ होगा, और हेटेरोलिसिस बॉन्ड फिजन आसानी से होता है पोलर कंपाउंड, है ना। अब वो पोलर सॉल्वेंट हो या सोल्यूशन हो, और स्पेशली जब हम लोग पोलर की बात करते हैं बेटा तो हम लोग यूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ना। अब यहाँ पे हमने ये एग्जांपल यहाँ पे चिपका कर दिया, चिपका दिया यहाँ पे एग्जांपल, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है बेटा, मेटल्स होता है मैग्नीशियम। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव बनना चाहता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, खींचने की कोशिश नहीं करता, ये शिफ्ट करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे ही तो पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग करने की कोशिश करता है। ये तो कार्बन खूब अच्छा सा मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में खूब बढ़िया सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बढ़िया सा नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और जिसे हम लोग कार्ब एनायन कहते हैं ना। क्लोरीन तो ज़्यादा नेगेटिव होता है कार्बन के रिफरेंस में, है ना, बिल्कुल इसके रिफरेंस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, खूब बढ़िया सा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, खूब बढ़िया से कंबाइन कर लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव खूब बढ़िया से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सर यहाँ पे तैयार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास माइनस चार्ज नहीं है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन वो खींचने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये देने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये देने की कोशिश ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं, देखे। और बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ब एनायन। देखो एक कार्ब एनायन को हम यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये है मेरा कार्ब एनायन, बस ध्यान से देखना होगा, हो सकता है बेटा ये हमने हाइड्रोजन बनाया, ये हमने हाइड्रोजन बनाया, और ये हमने हाइड्रोजन, और इसके पास ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा कि दो इलेक्ट्रॉन, अरे भाई लोन पेयर आ गया, एक तो था उसका खुद का और दूसरा मैग्नीशियम से चुरा लिया है ना, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन, दो आ गए, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब सुनना, ये स्ट्रक्चर है कार्ब एनायन की। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मुझे बताना जरा। क्या इसने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने भी दिया होगा, ये कार्बन ने दिया, ये चाचा हाइड्रोजन ने भी दिया होगा, और ये हाइड्रोजन और ये साथ साथ में कार्बन। इतनी बात समझ में आ रही। बस अब बताना मुझे कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 3 3 6, और ये 2 है, 2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास प्रेजेंट है ना। तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जरा मुझे बताना, इसमें हम तुमसे पूछे कि टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्ड पेयर समझाया था तुम्हें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर बोलो तो कि बॉन्ड में, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर बताना है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए, उन्हें हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेटा, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। उसके बाद तो मुझे बताना यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर ऑन कार्बन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। जरा मुझे बताना यहाँ पे मुझे टोटल
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, यही तो हैं जो बेचारे बॉन्ड में पार्टिसिपेट, इनकी संख्या कितनी है? 2। अच्छा, तो मुझे बताना है कि स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बहुत से ने बताया 8 होनी चाहिए, 2, 8, 8, 18। तो यहाँ पे 8 है कि नहीं है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी इसके पास? 8। जरा बताना ये स्टेबल है कि नहीं है? तो ये स्टेबल है, ठीक ठाक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जरा बताना इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर में है सभी की नहीं है? पेयर बना के देखो, 8 के पेयर बनेंगे कि नहीं? ये टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं तो ऐसे कंपाउंड जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, यानी कि कोई एटम्स हो उसके पास अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पेयर्ड में आउटर शेल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, तो उसका जो नेचर होता है मैग्नेटिक वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक? मैंने बोला था जब अनपेयर्ड होते तब वो पैरामैग्नेटिक होते, और जब पेयर्ड होते तो कैसे होते हैं? बदलने में कुछ देर ही नहीं लगती है। तो ये कैसे होते हैं? डाया मैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तुमसे मैंने ये भी कहा था जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर एनर्जी ले करके कूदने की कोशिश करते हैं, बताएंगे? ट्रांजिशन करते हैं जिसकी वजह से वो कलर्ड शो करते हैं। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसको दिख रहा है बेटा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे लगता है कि वो कहीं और से बोल रहा है, ठीक है? उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और अगर 0 हो तो जरा बताना ये कलर्ड कंपाउंड है कि अनकलर्ड? कलरलेस। ऐसे कंपाउंड कलरलेस होते हैं, है ना? क्या हुआ बे? ऐसे कंपाउंड कलरलेस होते हैं, जैसे कहते हैं ना रंगहीन है कि रंगीन है। तो ये वाले हमारे रंग खूब बढ़िया से अगर लिख दूं तो इसे हम लोग कहते हैं रंगहीन कंपाउंड। क्लियर है? अब इनकी मैं बात करूं जरा हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं बेटा। इनके हाइब्रिडाइजेशन बोलो, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp दिखने में लग रहा है खूब बढ़िया से sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने कहा था कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो बेटा तो देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए कहा था कि टोटल सिग्मा बॉन्ड जोड़ो, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जोड़ो। मैंने कहा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ो, बॉन्ड पेयर नहीं। जरा बताना सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 1। टोटल कितना? तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक s होगा और 3 p होंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन हो। देखते हैं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है यार, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी के लिए थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि sp3 है भी। बॉन्ड एंगल बोलो इसका कितना होना चाहिए? इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और इसका शेप क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए शेप? वो तो रट के आए हुए हैं कि पिरामिडल होना चाहिए, नहीं है, लेकिन होना चाहिए था टेट्राहेड्रल शेप्ड। क्योंकि जब भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आती है? sp3, तो उसका शेप क्या होता है? लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसकी वजह ये है बेटा कि एक और पेन दो, चलो मान लेते हैं ऐसे ही है, ये ऐसे बनने की कोशिश कर रहा है, या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा बताओ इसमें ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अगर इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और इसके इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो चाहे ये वाले हो चाहे ये वाले,
तो सिमिलर टाइप के ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सन लगेगा कि नहीं, लगेगा। ये इसको पकड़ के यूं, है ना, खूब बढ़िया सा रिपल्सिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये दब जाते हैं और ये पिरामिड की तरह शेप ले लेते हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं इनका शेप कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। हम लोग रट के आते हैं अच्छा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इसका जो शेप होगा बेटा कैसा होगा, शेप यानी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा इसकी, शेप सॉरी कैसा होगा, बोल दो भाई, पिरामिडल। लेकिन क्या इसका शेप सच में सिर्फ पिरामिडल ही होगा, तो हम कहेंगे नहीं। अगला स्टेप आता है कि नहीं वाला पिरामिडल शेप नहीं होगा। बॉन्ड एंगल, हाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था बेटा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तुम्हें भी पता है बेटा कम क्यों हो जाएगा, रिपल्सन की वजह से, तो थोड़ा सा इससे कम आएगा, हल्का सा, लेकिन नियरली हम कह सकते हैं इक्वल है, बराबर। ठंडी लग रही बेटा, वो कंबल लेके आए करो, ठीक है। अगर तुम्हें गर्मी में भी ठंडी लग रही है तो कंबल ले आना चाहिए। देखो देखो देखो, हम ये कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को स्पेशलाइज कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा तुम्हारे लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखना, वरना हालात हो जाएंगे खराब। अच्छा हम देखते हैं, जैसे हम इधर, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती, इसमें तुम लोग दिख रहे हो। ये क्या बनाया था, समझ में नहीं आया इन लोगों को। इधर देख, इधर अगर मेरा कार्ब एनायन, ये जो लाइन बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग कम वक्त क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अगर ये जो मेरा कार्ब एनायन है एटम, ये कार्ब एनायन एटम अगर अपने पड़ोसियों से ऐसे एटम से जुड़ा हो जो डबली बॉन्डेड हो। मैंने क्या कहा, पहली पॉइंट यही बोला कि जो हमारा कार्ब एनायन है ऐसे एटम से जुड़ा हो जो एटम पहले ही से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा कार्ब एनायन और उस एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो ना, मैं कह रहा हूं कि ये हमारा कार्ब एनायन जिस एटम से जुड़ा वो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। जैसे यहां पे ये वाला हमारा कार्ब एनायन है, ये जिससे जुड़ा ये एटम डबल बॉन्ड से इधर से पता नहीं किससे जुड़ा हुआ, मुझे नहीं पता, बहरहाल जुड़ा हो। पहली केस ये है। सेकंड केस ये है कि अगर हमारा कार्ब एनायन किसी ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसके पास डी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, क्लियर है। अब डी ऑर्बिटल इतना बड़ा ऑर्बिटल होता है जिसमें 5-5 सब ऑर्बिटल होते हैं खूब बढ़िया से, और उनके पास खाली घर भी होते हैं, मतलब ऑर्बिटल हमें ढेर सारे पड़े हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो होता क्या है देखना, ऐसे केस में ये होगा, ऐसे केस में कि मैंने कहा था जब निगेटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रेजो। और रेजोनेंस में होता क्या है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ ट्रांसफर होता है और ये डबल बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है, देखना जरा, सी डबल बॉन्ड ए बॉन्ड बी, और यहाँ आ जाएगा। अब ये पता नहीं कौन सा एटम है, मुझे नहीं पता, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, पता नहीं, फ्लोरीन तो नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड वो नहीं बनाता। बहरहाल देखो, अगर ऐसा हो गया तो ये वाला कैसा हो गया, हमारा जो कार्बन एनायन था पहले ये कैसा हो गया, अब डबली बॉन्डेड, यानी इससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी कि अगर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ, तो रेजोनेंस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज वहां से क्या हो जाएगा, शिफ्ट। अच्छा तुम्हें पता है ये जो नेगेटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। अरे भाई एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक दूसरे के लेके आया था, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका, तो इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो अब टोटल ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कितने, 3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जो कार्ब एनायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी पॉसिबल
है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये हमारा कंडीशन फॉलो हो, ये वाला। दूसरी कंडीशन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला किसी के ऐसे एटम से जुड़े हो जिसके पास डी ऑर्बिटल हो, तो वहाँ पे वो डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसके पास फिर वही कंडीशन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। क्लियर है, ये 1 बन गया ऐसे। इसलिए हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या क्लियर है? किसी ने कहा नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब सुनना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कंडीशन जरूर याद रखना, और इस कंडीशन में होगा यही। कुछ ज़्यादा अच्छा कंडीशन है, ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा कंडीशन है। अरे ये कार्बन है, कार्बन दिख रहा, इसमें क्या होगा, sp2। और अगर sp2 होगा तो जरा बता रहे इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120, और बॉन्ड एंगल 120 है, इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। क्लियर है? तो हमारा जो कार्बेनाइन है उसका जो शेप होता है, ऑप्शन में दे सकता है पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर, बोथ, नन, दोनों होगा। ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि मान लो कि हमारे जो कार्बेनाइन उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 sp2 बोथ, नन, बोथ होगा। क्लियर है? लेकिन वो डिपेंड करता है कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब तो मुझे बताओ, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करने की और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत, अगर क्या इसको कोई और ज़रूरत इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको और भी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनों की? नहीं है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट है, कंप्लीट है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दे करके किसी के साथ बॉन्डिंग खेल सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं। तो इसलिए ये वाला जो हमारा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, मैं ऐसे एक सेंटेंस बोल देता हूं कि जितने भी नेगेटिवली चाहे एटम्स हो, बेटा नेगेटिव चार्ज किसी के भी ऊपर आ जाए, चाहे कंपाउंड हो चाहे एटम्स हो, वो हमेशा तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? इसलिए ये हमारे चाचा क्या है, ये बन जाएंगे न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये एसिडिक होता है कि बेसिक? तुम्हें पता बेटा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेसिक होते हैं, बेस। एसिड जानता है क्या होता है? अरे वो नहीं, ये क्या होता है? क्या? इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर ही इस पे आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि बड़ा टर्म है, तुम्हारे लेवल का है, तुम्हें हम समझा ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे जब से मैंने क्या बोल दिया। हमने न्यूक्लियोफाइल क्या बोला है? सर आपने बोला ऐसा क्वेश्चन पूछो जो वो लग जाए, टीचर लग जाए, तो वो बताइए। अब जाके पता चला लोंडा पढ़ नहीं रहा, क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा। पढ़ा क्यों नहीं? मैं कम बखत जो पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? आ जाओ स्टेबिलिटी के बारे में अब आ रही बात बेटा, स्टेबिलिटी की। अब ध्यान रखना जरा, स्टेबिलिटी वरना निकल जाएगी हाथ से। अच्छा है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है? पक्का? अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखो, तुम मुझे बताना, जैसे मैंने यहाँ कहा CH3 माइनस, उसके बाद हमने बनाया CH3, वही अपना फंडा, माइनस, उसके बाद बनाया CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस, उसके बाद हमने बनाया CH3 का होल थ्राइस C माइनस। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या है? क्या पक्का ये भी समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन। इसका नाम क्या है? अबे इथाइल कर। ये क्या? अच्छा,
उसके बाद अपना यही फंडा आएगा, देखना जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आ गया। क्लियर है? उसके बाद आ जाएगा अपने पास, ध्यान देना, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, बाकी हम क्वेश्चन में कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो, तो ही बेहतर है। अभी सब समझ में आ जाएगा बेटा धीरे धीरे। अब ये मत कहना कि ये बेंजीन नहीं बना हुआ है, उसकी धज्जियाँ उड़ गई है सर, तो ठीक है, थोड़ा सा मैं कोशिश करके इसे सुधार देता हूँ। बन जा भाई, अच्छा बन जाना यार। अगर दोबारा नहीं बना तो ऐसे ही बेंजीन मान लेना कि आज से ऐसे ही बनता है, ठीक है? लग रहा है बेंजीन? लगना चाहिए। गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है और कुछ अच्छा ही गुनगुनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है बेटा। ये भी बेंजीन है तीनों, ठीक है? तो जरा मुझे बताओ स्टेबिलिटी इनकी 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 इनमें स्टेबिलिटी, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर इनमें पूछा जाए, इनमें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसकी होगी? अच्छा, इसे हम लोग कहते हैं सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री, जरा मुझे बताना, इसे हम लोग कहते हैं सुपर 1 डिग्री, इसे 1 डिग्री, अरे भाई, और इसे 2 डिग्री, इसे 3 डिग्री। अच्छा, इसमें भी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पॉसिबल है? 1 डिग्री एलाइलिक कार्बेनाइन, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बेनाइन और 3 डिग्री। चलो, अब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तुम लोग से धीरे धीरे। जरा बताना स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तब हम तुमसे कहेंगे बेटा कि कल एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हमने कहा था तुमसे हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है? हाइपर टेंशन नहीं, हाइपर टेंशन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी ऐसा एटम हो जो अनसैचुरेटेड हो, यानी कि फ्री रेडिकल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज नहीं बताया था मैंने। उसके बाद और बोलो जरा, बोल भाई, ये अलग से हमने कहा कोई फ्री रेडिकल हो, पॉजिटिव चार्ज हो या डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये वाले शो करते हैं क्या? हाइब्रिड, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन ये वाले हाइपर कॉन्जुगेशन शो, यानी कि ये वाला हमारा जो कार्बन आयन है, और ये अगर कार्बन आयन, तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी नहीं निकाल सकते। और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो वो जो रूल लगा रहे थे ना अल्फा हाइड्रोजन का, वो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ठीक है यार, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा सकते ना, इंडक्टिव इफेक्ट बचा है, रेजोनेंस बचा है, वो तो लगेगा। अरे जब कहीं रेजोनेंस नहीं लगेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे मूव करेंगे। जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस दोनों ने लगेगा, वहाँ कहाँ जाएंगे? इंडक्टिव। तो यहाँ पे तो भाई रेजोनेंस तो है नहीं। जब रेजोनेंस नहीं है तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है? इंडक्टिव है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी डिसाइड होगी बेटा इनकी इंडक्टिव इफेक्ट से। अब ये क्या होती है? ये कौन सी बला है? तो हम लोग बढ़िया सा खूब बेहतर तरीके से कम आधा एक घंटे में इंडक्टिव इफेक्ट सीखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ तुम्हें, ताकि स्टेबिलिटी थोड़ी सी निकल जाए, ताकि तुम्हें चीज़ें समझना आ जाए। ठीक है, एक बैग नहीं आती चीज़ें, धीरे धीरे आती हैं, बस समझो। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, एक शब्द होता है जिसे कहते हैं पॉजिटिव आई और एक होता है जैसे निगेटिव। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अभी नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते, कुछ नहीं बताएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ जितना कह रहा हूँ उतना सीख लो, बढ़िया से निकल जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा बेटा, जैसे CH3 ये लगाते हैं, CH3 CH2 ये भी लगाएंगे। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री ये भी 2 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा, CH3 CH
यहाँ पे CH3 खूब बढ़िया सा ये हो जाएगा, या तो और हो जाएगा। तो ये 3 4 जैसे बताया हमने, तो इसका पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी कि जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़, प्लस आई इफेक्ट बढ़। क्या इतनी बात समझ में आ रही? मतलब हम कहें CH3 कहीं पे लगाओ किसी कार्बन आयन के पास तो उसका प्लस इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं CH3 CH2 लगा हो उसके पास तो ज़्यादा है, और CH3 3 जगह लगे हो तो और ज़्यादा है। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये एडिटिव होता है, यानी कि जोड़ा जाता है इन्हें। जैसे CH3 एक बार लगा, CH3 2 बार लगा तो 2I हो जाएगा, जुड़ता है। क्लियर? आज लेकिन जहां पे भी प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा लगता है बेटा, ये है क्या, कार्बन आयन यानी कि निगेटिव वाला, इसके अपोजिट है ना चीजें, तो वहां पे स्टेबिलिटी घटती है। तो जहां पे जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी ही घटेगी। अब तुम मुझे बताना यहां पे जो हमारी स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ प्लस वलस नहीं चल रहा, इफेक्ट ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट जब सबसे ज्यादा यहाँ लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ से यहाँ जाने पे कुछ समझ में आ रहा है पीयूष? थोड़ा मैंने तुमसे कहा कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है बेटा, ये वाला देखो CH3, उसके बाद ये ऐसे बढ़ती जाती है। पढ़ेंगे हम लोग, ढेर सारा पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि जैसे ऊपर से नीचे जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती है बेटा, और ये प्लस आई इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। होता क्या है क्या नहीं होता है मैं पढ़ाऊंगा बेटा, इसको एक बड़ा सा अच्छा खासा है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बेटा, जहाँ जहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बन आयन की। तो जरा मुझे बताना, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहे हैं, यहाँ पे 3 लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं लग रहा, इसलिए सबसे ज्यादा। अब उससे बात, इन चाचा से बात करूं, ये बताओ इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है? तो हम कहेंगे इनके पास रेजोनेंस है। तो जरा बताओ इनके पास रेजोनेंस अगर है तो इनकी स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी, क्योंकि भाई रेजोनेंस है ना, तो इसलिए रेजोनेंस है तो इनकी स्टेबिलिटी इनसे सभी से ज्यादा होगी। तो ये वाला साइन लगा ले रहे हैं, वो समझ में आ रहा है? अभी अरेंज कर दे रहा हूँ खूब बढ़िया सा, बहरहाल समझने की कोशिश करो, अभी अरेंज करता हूँ अभी याद करने के लिए, अभी तो समझो। अब इसमें भी जरा बताना कहीं CH3 लगेगा? अरे हो सकता है 2 डिग्री वाला हो तो CH3 लगा दे, 3 डिग्री या 2 CH3 लगा दे। तो अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन तो डिसाइड, क्योंकि ये कार्बन आयन है तो क्या लगेगा, इंडक्टिव। तो जैसे जैसे CH3 ग्रुप बढ़ेगा यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वैसे वैसे स्टेबिलिटी, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को किसकी ज्यादा होगी, 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। क्लियर है? लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे इन तीनों से ज्यादा होगी, इन सभी से ज्यादा होगी, लेकिन इनमें आपस में इसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। क्लियर है? अगला चलता हूं यहाँ पे बताओ क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि रेजोनेंस? रेजोनेंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, यानी कि इनसे ज्यादा इसकी इससे। क्लियर हुआ इतनी बात? आया? अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो हम लोग बेटा यहाँ पे याद करने के लिए को बढ़िया सा बना देते हैं। इसको मिटा दे, इसको मिटा दूं, ठीक है? देखो याद करने के लिए बढ़िया सा बना देते हैं, वरना पता ही नहीं चलता है बेटा कि जैसे ये एक एग्जाम्पल लिख दे और ये एग्जाम्पल लिख दे तो पता नहीं चलता किसकी किससे ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता था पहले, छोटे थे जब, अभी भी छोटा ही है। ये देखो, ये बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या ये है, सुपर 1 डिग्री, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। अब तुम मुझे बताना इन सबसे ज़्यादा स्टेबल इधर वाले हैं, तो यानी कि ये सबसे कम स्टेबल है ना। तो सबसे कम स्टेबल कौन है, 3 डिग्री अल्काइल। उसके बाद इससे ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री अल्काइल, उससे ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री अल्काइल, उससे ज़्यादा स्टेबल है सुपर 1 डिग्री अल्काइल, यही तो है। उससे ज़्यादा स्टेबल किसकी है, एलाइल की। एलाइल में भी किससे, 3 डिग्री एलाइल की, उससे ज़्यादा 2 डिग्री एलाइल की बेटा, फिर 1 डिग्री एलाइल की, उससे ज़्यादा
बेंजाइलिक वाली, यानी कि बेंजाइल पीएच एक वाला कार्बन, फिनाइल दूसरा वाला PH2 लगा दें, उसके बाद PH3 क्या ये बात समझ में आ रही? पक्का? अब लिख रहे हैं इसके नीचे थोड़ा सा इसी छोटा छोटा जो वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। इनकी स्टेबिलिटी हमने डिसाइड किया किससे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट से। क्या इतनी बात समझ में आ रही? और इनकी स्टेबिलिटी हम सॉरी यहाँ तक है बेटा, यहाँ तक। उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी हमने डिसाइड किया किससे? इंडक्टिव प्लस रेजोनेंस। क्लियर हुआ? और इनकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस। देखो इसमें अपने आप में सारे वही क्वेश्चंस बनेंगे जो पिछले तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन बताएंगे। ठीक है? अब तुम मुझसे ये मत पूछना, जरा बताइए सर फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, तो एक कंपाउंड में दोनों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आएंगे आएंगे। क्या इसको मिटा दें? हाँ बोलो। पीरियोडिक ऑर्डर बेटा इसी होता है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस की, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, और सबसे कम होती है इंडक्टिव इफेक्ट की। क्लियर है? ये होगी रेजोनेंस, ये होगी हमारी पीरियोडिक ऑर्डर। अगला चलते हैं बेटा, क्वेश्चन कुछ करते हैं। हमने तुमसे ये कहा था कि कुछ स्पेशल टाइप का है, सम स्पेशल रिएक्शंस कार्बेनाइन मैकेनिज्म। क्लियर है? कौन कौन सी रिएक्शन बेटा थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे। देखो एक रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। नाम सुना? अच्छा, इसको याद करने का मेरे पास छोटे जब थे हम तो ऐसी ही ट्रिक बनाए थे, बता रहा हूँ। छोटे थे हम 2019 में, तब मैंने नीट का पेपर दिया था। अब बड़े हो गए हैं क्योंकि अब मैं सीनियर बन चुका हूँ, सुपर सीनियर हैं अपने यहाँ के, तो इसलिए थोड़े बड़े हो गए। देखना जरा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए अब कह रहा हूँ मैं, यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ भी तो कह रहा हूँ थोड़ा बहुत। सुनो, ए से होता है एल्डोल कंडेंसेशन। सर ट्रिक नहीं बताया क्या लिखा है, इसे हमने लिखा एसिड पीके। जैसे होता नहीं पीके आते हैं हम, तो हम लोग एसिड पीके आते हैं। कार्बेनाइन है ना, निगेटिव सोच जब होती है तो कुछ भी पी लेते हैं, एसिड हो चाहे बेस हो। हम लोग खासतौर एसिड पी के आते हैं, एसिड फेंक देते किसी के ऊपर, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है? एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेन अभी आएगा, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाएंगे बेटा वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। उसके बाद सी से होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये भी वहीं की बात है, कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद टी से होता है जिसे हम लोग कहते हैं हंसी की बात है, मजाक। बात ऐसी है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, बोलो तो मैं 2017-18 की बात, 18 की बात है, तब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था ना, ये तीसरी वाली रिएक्शन, तो सर ने तो पढ़ाया, बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया मुझे। जब बोला तो यार वो बोले थे अपने हिसाब से सही बोले थे, मैं सुन नहीं पाया था। तो वहाँ पे रिएक्शन ये थी, सुना, रिएक्शन तो ये थी जिसे हम लोग कहते हैं टिशनको रिएक्शन। लेकिन हमने सुना था, सच बताऊं तो मैंने ये सुना था, हमने सुना था डिसिनको रिएक्शन। अच्छा, मैं जब डिसिनको रिएक्शन पढ़ के जाता था, रिएक्शन वही थी
और ऑप्शन में एक दिन आ गया टिशनको रिएक्शन किसको फॉलो करता है। फिर मैं ढूंढ रहा था मेरा वाला कहाँ है, तो उसमें नहीं था और वहाँ पे दिया था टिशनको। आ करके जब मेरा गलत हुआ तो मुझे लगा यार इसका नाम हमने गलत लिखा है, ये टिशनको नहीं है, टिशनको है। ठीक है, तो थोड़ा सा। उसके बाद आता है पर्किन रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा इनका। पर्किन रिएक्शन, परकिंजे नहीं कह देना, परकिंजे कहाँ पाया जाता है? अरे भाई परकिंजे फाइबर कहाँ होता है? पढ़ा है कभी परकिंजे फाइबर? इनको कहते हैं ठीक है, इतना याद कर लेना, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन की कोई रिएक्शन, इसे कहते हैं नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल है ना, और हम लोग पढ़ते थे इसे नोवेंजल, हालांकि ये नोए है, ठीक है, तो ये नोवेंजल रिएक्शन है। किसी को कैनोवेंजल तो नोवेंजल है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है बेटा, तो ये होती है, तो ऐसे ही देता है, देखो रिएक्शन देगा ऐसे ही, हो सकता है पर्किन रिएक्शन दे दे, नोवेंजल दे दे, हो सकता है एल्डोल कंडेंसेशन, कोई कैनिजारो रिएक्शन, टिशनको रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन दे दे और पूछ ले कि ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो मुझे कम से कम इतना तो हो सकता है नाम दे दे कि पर्किन रिएक्शन जो होता है किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो कम से कम पता तो हो जाएगा कि कार्ब। ठीक है, आ जाओ। तो ये रहा छोटा सा टिप। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखते हैं। कार्बन आयन इतना ही था, खत्म हो गया, ठीक है। बस क्वेश्चन करके अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्बोकेटाइंस, और कार्बोकेटाइन थोड़ा अच्छा है जिसमें हम लोग रिअरेंजमेंट वगैरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन इंटरमीडिएट। जरा बताओ कौन सी स्टेबिलिटी बेहतर है। हमने लिखा CH3, ये दूसरा हमने लिखा CH3 CH2, ये, और तीसरा हमने लिखा, देखो ये ऐसे ही छोटे क्वेश्चन उठाया हमने और छोटे से ले चल रहे थोड़ी सी बड़ी दुनिया में। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को लग रहा है कि 6 बज गया? सबको लग रहा है? पक्का बताओ। 5 मिनट है। सच बताऊं तो मेरे घड़ी में देख लो 1 मिनट अभी बचा हुआ है, 1 मिनट, और 1 मिनट में बोलो तो 60 सेकंड, और 60 सेकंड ही तुम्हें मिलते हैं वहां पे एक क्वेश्चन करने के लिए, और वो क्वेश्चन हो के रहेगा। जरा देखो यहाँ पे तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे 3 क्या पाए जा रहे हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट पाए जा रहे हैं। यहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं बेटा? 2 पॉजिटिव आई इफेक्ट। यहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं? 1। और यहाँ पे आई की इफेक्ट की कितनी है? 0। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारी कौन सी होने वाली है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है फर्स्ट की, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है सेकंड, सेकंड से ज्यादा कम है, कम स्टेबल है थर्ड, और सबसे कम किसकी है? ये होती है 1 मिनट में क्वेश्चन लगाने का तरीका। चिल्लाने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 30 सेकंड है अपने पास। CH3 CH नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास CH2 नेगेटिव चार्ज। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास बेटा CH3 का होल टॉइज C नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। फोर्थ ऑप्शन है अच्छा 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 बेटा, बहुत अच्छा। तुमने क्या अबे? चल बता, ऑर्डर बता मुझे स्टेबिलिटी का। सेकंड वाला 2 1 3 किसकी होगी सबसे ज्यादा? किसकी होगी? इसकी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। इसमें भी तो रेजोनेंस है, इसमें भी तो रेजोनेंस है। आगे बोलो, आगे। तो सबसे ज्यादा सेकंड की, फिर अब जिसको, अब रुको, जिसको लग रहा है कि फर्स्ट होगा कि थर्ड फोर्थ होगा, बेटा सुनना, हमने कहा था यहाँ पे क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे रेजोनेंस।
तो पहले रेजोनेंस आता ना, ठीक है। तो पहला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या इतनी बात समझ में आ रही? 21-34 नंबर। अगला क्वेश्चन शुरू करें। अच्छा, अगली पॉइंट ये है, ये हो चुका हमारा कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, ठीक है।